अनूप जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। नमस्कार। और हम बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं कि आपको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार के लिए चुना गया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस पुरस्कार का श्रेय किसे देना चाहते हैं? अपने परिवार को, माता पिता को, मेरे गुरुजनों को, मेरे साथियों को, इस भोपाल शहर को, और जितने भी मेरे पूरे हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के बाहर के दोस्त हैं, उन लोगों के कारण ही ये संभव हो पाया है। अनूप जी, आप बहुत ही कम उम्र से रंगमंच से जुड़ गए थे और उसके बाद लगातार आप अपना सफ़र तय करते हुए कला के क्षेत्र में अब प्रकाश व्यवस्था के लिए एक बड़ा नाम के रूप में जाने जाते हैं। बताएं कि शुरुआत कैसे हुई और कहाँ से आपने शुरुआत की रंगमंच की? वैसे बाय बर्थ ही मैं म्यूजिशियन था, जो मेरे को पता नहीं कैसे भगवान के यहाँ से ही सीख के आया था शायद। तो म्यूजिशियन था, तो मेरे को शौक़ था। तो पहले तो महिला संगीत जो घरों में होता है, पुराने वक्त में जो रामायण वगैरह होती थी या महिला संगीत होते थे, उसमें मैं भी जाके बैठ जाता था और ढोलक बजाता था। जब भी मौका मिल जाता था, कोई महिला नहीं बजाती थी तो मैं लेके, मेरा उधर ही इंटरेस्ट रहता था। तो वो शुरू किया। उसके बाद फिर मैं बहुत छोटा था और बजाना जानता था, तो इसलिए मैं ऑर्केस्ट्रा में जाने लगा। तो ऑर्केस्ट्रा में एक लोगों के लिए आकर्षण रहता था कि इतना छोटा बच्चा कैसे बजा लेता है। वो किया। फिर स्कूल कॉलेजों में भी फिर उसी तरह से नाचने गाने में ही मेरी रुचि थी, तो वो करता रहा। फिर 9th क्लास में था जब मैं LBT में चला गया। मतलब ऐसे प्रोफेशनल डांसर के तरीके से मैंने कि आधा स्कूल करता था और फिर 10 से 5 डांस करता था। फिर 2 साल वो किया लगभग वहाँ पे 84 से, और फिर 85-86 के बैच में मैं भारत भवन में आ गया। फिर 16 साल वहाँ रेपर्टरी में रहा। फिर उसके बाद 2000 में वो बंद हुई, तो फिर 2000 से 23 तक मैं फ्रीलांसर रहा। फिर 2023 में वापस भारत भवन में गया हूँ। अभी वर्तमान में वहीं हूँ। तो इस बीच में बहुत सी जगह घूम फिर के इधर उधर पूरे हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के बाहर, जहाँ भी जब भी मौका मिला वो मैंने काम किया। और मेरा शुरू से एक ही लक्ष्य है, जैसे बोलना चाहिए कि मेरी कोई मंजिल मैंने तय नहीं करी है, चलना लेकिन तय कर लिया है कि चलता रहूँगा, चलता रहूँगा, चलता रहूँगा। कहाँ पहुँचना है ये तो ऊपर वाला या जो भी मेरे आगे के लोग हैं वो डिसाइड करेंगे, लेकिन मैं रुकूंगा नहीं। तो रुकने ना होने से, जैसा नेचुरल है कि एक यात्रा शुरू करते हैं तो कोई अच्छा स्टेशन आता है, कोई बुरा स्टेशन आता है, कोई बहुत सुंदर आता है, कहीं आपको बहुत अच्छी रहने की व्यवस्था मिलती, कहीं। तो वैसे ही मेरा भी जीवन का अनुभव है कला का, कि कहीं बहुत अच्छे अनुभव भी हुए, बहुत बुरे भी अनुभव हुए। मतलब आपने ये तय कर रखा है कि जीवन चलने का नाम चलते रहो सुभूषण। और मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि जब आपने रंगमंच की शुरुआत की थी तो आपने बड़े बड़े रंग निर्देशकों के साथ अपना काम किया, अभिनय भी किया आपने। तो पहले हम रंगमंच की बात कर लेते हैं, आपने जो किया, उसके बाद फिर लाइट अरेंजमेंट की बात करेंगे। बताएं अपने नाटकों के बारे में। नाटकों के बारे में ऐसा था, जब रंगमंडल में आया था तो मैं तो छोटा ही था उस समय, तो बहुत ज़्यादा जानता नहीं था, लेकिन ज़िद थी, क्योंकि मेरी शुरू से शायद बचपन की एक आदत है कि मुझे डांट या कोई मेरी अपमान करे या मेरी बेइज्जती करे, वो मुझे बर्दाश्त नहीं होता, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। तो मैं ये चाहता था कि जो भी काम करूँ मैं इतने अच्छे से करूँ कि मुझे डांटना पड़े। जब डांटना पड़े तो मैं बहुत ध्यान से वो बात करता था कि सामने वाला क्या चाहता है या क्या सिखा रहा है, तो उसको सीखने का बहुत जल्दी कोशिश करता था कि जल्दी से सीख जाऊँ। तो इस वजह से मैंने, क्योंकि मैं डांट नहीं सुनना चाहता था, इसलिए कभी मौका नहीं दिया, तो मैं सीखता गया। और फिर भारत भवन में एक ऐसी जगह थी कि जहाँ पे रंगमंडल में खास तौर से कि हमको सब कुछ कराया, मतलब ऐसा कोई काम नहीं था थिएटर का जो हमको नहीं सिखाया गया था। हाँ, बट ये था कि मैंने उसको थोड़ा सा ज़्यादा अटेंशन के साथ लिया, क्योंकि उससे पहले मेरी सबसे पहले शुरुआत हुई थी मेकअप और मास्क बनाता था मैं। फिर वो भी किया मैंने, फिर कॉस्ट्यूम भी किया, सेट डिज़ाइन भी किया। लाइटिंग तो ऐसा रहा, क्योंकि जब रेपर्टरी बंद हो गई तो मेरे साथ एक जीविका का मेरा एक सवाल उठ गया था कि मैं क्या करूँगा। तो बॉम्बे मुझे जाना नहीं था, ये मैंने पहले ही तय कर लिया था। तो अब मैं क्या करूँ? भोपाल में उस समय इस तरीके का कोई कमर्शियल कोई थे नहीं, आज भी नहीं है कि एज ए एक्टर आप सर्वाइव कर सकें। तो मुझे सर्वाइव करना था, तो मेरा थोड़ी सी रुचि उससे पहले भी लाइट में थी, तो मैं लाइट में चला गया। और चूंकि एक टेक्निकल काम होने की वजह से इसमें मेरी को थोड़ा सा फाइनेंशियल भी मेरा फ़ायदा होता था, जो मेरी उस समय की ख़ास ज़रूरत थी। तो वो करते करते फिर मैंने आपको जैसे ही बताया कि मैं कभी हारना नहीं पसंद करता या मैं कभी बेइज्जत नहीं होना चाहता, तो काम को मैं कोशिश करता गया कि जितना फिनिश कर सकूं, जो आदमी सामने वाला चाह रहा है उसको वो देता रहूं। कुछ उन शख्सियत का जिक्र करिए जिनके साथ आपने काम किया और जिनका मार्गदर्शन आपको मिला इस अपनी जो रंगमंच की यात्रा है उसको आगे बढ़ाने में। रंगमंच में तो बहुत सारे लोग थे हमारे यहाँ, जितने भी डायरेक्टर आते थे, और लगभग चूंकि हम जूनियर थे तो हम हमेशा उनको असिस्ट करते थे, सीढ़ी पकड़ने का असिस्ट बोलना सकते हैं आप। तो उस समय मैं उनको ध्यान से देखता रहता था कि ये लाइट ऊपर क्यों कर रहा है, ये नीचे क्यों कर रहा है। कभी सवाल मन में आया तो पूछ लिया कि सर ये ऊपर क्यों करी, तो फिर उन्होंने बताया कि यार ऊपर करेंगे तो इसका जो शेडो है वो सेट पे पड़ेगा, अगर वो
चलते नाटक में अगर वो आदमी चलेगा पीछे वो शेडो भी हिलेगा तो देखने वालों को डिस्टर्ब होता है। तो कोशिश ये करना चाहिए कि जब आप ऐसे लाइट सेट करो कि उसका शेडो ज़मीन पर रहे, जिससे उसको दर्शकों को कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। तो ये एक तरह से जैसे एक ग्रामर पॉइंट है ये, तो इसको गठान मान लीजिए यार ऐसा होता है। फिर उन्होंने कहा आज डिमर में मान लो कोई नहीं है पैनल पे, तो बोले यार जाओ 6 नंबर के ऊपर कर दो, तो ऊपर कर दिया। नहीं धीरे करो, तो समझ में आ गया कि ये स्लो फेड इन है। फिर उन्होंने कहा नहीं एकदम झटके से बंद करो, तो समझ में आया कि ये जर्क आउट है। तो इस तरीके की टेक्निकल चीज़ें वो बस ऑब्जर्वेशन के साथ, बट फॉर्मली कोई भी मैंने ट्रेनिंग नहीं ली है, मेरे पास कोई भी सर्टिफिकेट या कोई डिप्लोमा या ऐसा कुछ भी नहीं है किसी भी चीज़ का। मतलब आपने ये तय करके रखा था कि मुझे आगे बढ़ना है और जिससे भी जो कुछ सीखने को मिल रहा है मुझे ग्रहण करना है। तो कौन सी शख्सियत आपके साथ आई? बहुत सारे लोग जैसे लाइटिंग की अगर बात करूं तो उसमें जो हिंदुस्तान के एक बहुत बड़ा नाम था तापस दा थे, राम मूर्ति जी थे, हमारे यहाँ के रघुवीर हुड्डा जी थे, सत्यव्रत राउत थे। तो और उसके अलावा बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनसे, फिर जॉर्ज लवादू थे, फ्रांस के थे, उनके साथ मैंने काम सीखा। तो करता गया और उन सबकी ग्रामर को मिला के और भी लोगों को ऑब्जर्व करता रहा, जो दूसरे सुरेश भाई करते थे या दूसरे लोग और भी बहुत सारे करते थे। मराठी जी दिल्ली में करते थे NSD रिपोर्टरी के, तो नाटक देखता था, उसमें प्रकाश परिकल्पना को देखता था और वो सब चीज़ें कि अच्छा ऐसा कैसे हुआ होगा, फिर उसको सोचता था और उसके कारण खोजता था। और फिर मैंने अपनी एक ग्रामर बनाई, क्योंकि मैंने हमेशा कहा है, हमेशा कहता हूँ और आज भी ये बात कह रहा हूँ कि लाइटिंग को मैंने कभी भी टेक्निकल काम नहीं माना है। मैं हमेशा उसको एज ए को एक्टर मानता हूँ कि जैसे को एक्टर सपोर्ट करता है एक मेन एक्टर को, वैसे ही लाइटिंग का भी रोल होता है कि अगर वो चाहे तो एक्टर का परफॉर्मेंस ख़राब भी कर सकती है और वो चाहे तो उसको बहुत एनहांस कर सकती है। तो मैंने हमेशा उसको को एक्टर, तो मैं कभी भी जब भी लाइट डिज़ाइन करता हूँ तो नाटक देखने के बाद, उसकी रिहर्सल देखने के बाद में मैं अपनी स्क्रिप्ट बनाता हूँ, उसको लिखता हूँ कि ये लाइट मैं ऐसे दूंगा, इसका कारण ये है और ये इससे ये संवाद करेगी। ऐसा मैं अपने पास लिख के वो एक स्क्रिप्ट बनाता हूँ और उसके अकॉर्डिंगली करता हूँ। तो शायद उसी कारण से मुझे ऐसा लगता है कि वो, क्योंकि मैं एक्टर भी हूँ, तो मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता हूँ, दर्शकों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचता हूँ, तो शायद वो मेरा जो डिज़ाइन होता है वो दर्शकों को ज़्यादा कम्युनिकेट करती है। आपने कुछ जो इनमें अभिनय किया उन नाटकों के बारे में बताइए। अभिनय तो बहुत सारे नाटक थे, क्योंकि पहले तो अभिनय ही करता था सर। तो घासीराम कोतवाल में किया मैंने, दो कश्तियों के सवार में किया, इंसाफ के घेरे में किया है मैंने, यहूदी की लड़की में किया है, मालविका अग्निमित्र में किया है, स्कंदगुप्त में किया है, फिर टेमिंग ऑफ द श्रू में किया है, तो सम पुरुष न मौसम नारी के नहीं है, 3 पैनी ओपेरा में किया है मैंने, और अलग जी के बहुत सारे नाटक है, महानिर्वाण है उसमें किया है, अली बाबा 40 शोर में किया। ये तो बहुत बड़ी लिस्ट है, मतलब पूरे 16 साल में M.K. रैना साहब के साथ जो मंटो किया था, वो शाह साहब के साथ यहूदी की लड़की और बीवियों को मदरसा किया था। तो ऐसे हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर के बहुत सारे डायरेक्टर थे। जॉन मार्टिन के साथ जैसे परिंदों की सभा किया था, इफिजिनिया नॉलिस किया था, ट्रोजन वुमेन किया था, एगमेम्नॉन किया था। तो ऐसे तब आपकी जो यात्रा है उसमें आपने ऐसे ऐसे पड़ाव देखे हैं जहाँ पर आपने हर विविधता को सीखा है, हर विधा को सीखा है रंगमंच की, और आज इस सफ़र में आप ये मतलब मान सकते हैं कि लगातार आपका ये जो क्षेत्र है परिपक्व होता जा रहा है। वो है, और इसका एक कारण था कि मैंने ये सब कुछ क्यों सीखा। इसका एक कारण था कि मेरे को रिजेक्शन पसंद नहीं, जैसा मैंने पहले भी बताया। तो फॉर एग्जांपल है कि आप अगर कोई नाटक कर रहे हैं और मैं आपके पास आता हूं और मैं कहता हूं कि सर मुझे आपके साथ अभिनय करना है, आप कहेंगे नहीं मेरे अभिनेता तो पूरे हो गए, ज़रूरत नहीं है मुझे। तो मैं कहता था मैं तो आपका सेट बना दूंगा। आप कहते नहीं सेट तो फलाना आदमी बना रहा, तो मैं कहता था कॉस्ट्यूम कर दूंगा। आप कहते नहीं, फिर मैं कहता था मास्क मेकअप कर दूंगा, लाइट कर दूंगा, म्यूज़िक कर दूंगा, कोरियोग्राफी कर दूंगा। तो कहीं ना कहीं तो आपको हाँ कहना पड़ता था। तो मेरा ये मानना था कि मैं कहीं जाऊँ तो वहाँ से खाली हाथ ना आऊँ, मतलब मैं काम ही करूँ। तो इसलिए मैं चाहता था कि कैसे ना कैसे करके आदमी को मुझे लेना ही पड़े, वो मुझे टाल नहीं सकता। इस जिद से मैंने सब चीज़ सीखी। कई लोगों ने भी कहा मुझे भी कि नहीं यार एक में एक्सपर्टीज़ करना चाहिए। मैंने कहा नहीं, मेरी एक्सपर्टीज़ ये है कि मेरे को सब कुछ आता है, मैं सब कुछ सीखूंगा। क्यों? क्योंकि मैं कहीं से वापस नहीं आना चाहता, कहीं से रिजेक्शन नहीं चाहता। मैं पूरे समय 365 दिन स्टेज पे या स्टेज से संबंधित कार्य में ही रहना चाहता था। वो जिद की वजह से मैंने वो किया। बहुत अच्छी बात कही आपने, और ये वक्त का तकाजा भी है कि हम बहुआयामी बने और बहुत सारी विधाओं को सीखें ताकि हम अपना आजीविका भी अर्जन कर सकें और अपनी कला का प्रदर्शन भी कर सकें। अनूप जी, रंगमंच का क्षेत्र लगातार बदलता रहा है और नई नई तकनीकें सामने आती जा रही हैं। पहले सीमित संसाधनों में थिएटर होता था, लेकिन अब डिजिटल युग है। क्या परिवर्तन आप देखते हैं अपनी तरफ से, क्योंकि आपने बहुत बड़ा एरिया कवर किया है? हाँ जी, निश्चित है तौर पे बहुत सारे परिवर्तन आए और हर चीज़ में परिवर्तन आए हैं। तो तकनीकी रूप में भी आए हैं
और भावनात्मक रूप में भी आए हैं, लिटरेचर में भी बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं कि अभी कहीं नए नए लोग भी लिख रहे हैं और बड़ा अच्छा लिख रहे हैं। और मतलब थोड़ा सा अगर हम OTT की तरफ जाएं तो OTT में लगभग ड्रामे ही हैं एक तरीके से, वो फिल्म का सब्जेक्ट नहीं होता और लगभग वो नाटकों जैसा ही होता है। और हमारे बस ये ज़रूर है कि हिंदी में नाटक का लेखन तो बिल्कुल ना के बराबर हो रहा है, यानी लगभग ज़ीरो ही हो गया है। वो एक मेरी बड़ी चिंता है, क्योंकि जब तक आप मूल भाषा में और मूल लेखक उसको नहीं लिखेंगे तो कहीं ना कहीं वो मीडियम एक कमज़ोर होता है, जो मेरी चिंता है। तो मुझे लगता है कि अभी सबसे ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत है हिंदी थिएटर में, तो वो नाटक के लेखकों के ऊपर है। ये लेखक अगर आप नहीं पैदा करेंगे तो मुझे लगता है कि ये बड़ा नुकसान करता है। आपने न सिर्फ नाटकों में बल्कि आपने बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय नृत्य समारोह में भी प्रकाश व्यवस्था को देखा है, और खजुराहो डांस फेस्टिवल इनमें से एक प्रमुख है जिसमें आप लगातार कई वर्षों से जाते रहे हैं और कई बड़े कलाकारों के लिए आपने लाइट अरेंजमेंट देखा है। इसको कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? ये कितना बड़ा एक नृत्य का जो फील्ड है, ये लाइटिंग किस दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाती है इसमें? महत्वपूर्ण तो है, क्योंकि नृत्य में आप समझिए कि लाइन्स होती हैं, उनके जो शरीर से वो अलग अलग लाइनों से आकृतियां बनाते हैं। अगर उन लाइनों को अगर आप हाईलाइट नहीं करेंगे तो नृत्य सुंदर नहीं दिखता। तो एक तरीके से मुझे लगता है कि जो नर्तक होता है वो अपनी बॉडी से लाइन बनाता है, और उन लाइनों को उभारने का काम मैं अपने लाइट सोर्सों से करता हूँ। ये मेरा जब अप्रोच होता है कि वो क्यों इस समय उसका हाथ इंपॉर्टेंट है या उसकी गर्दन इंपॉर्टेंट है या उसका पैर इंपॉर्टेंट है, ये अगर जान के अगर आप करेंगे तो डेफिनेटली वो उसके साथ जेल करती है, और वो एक अलग से कोई यांत्रिक काम नहीं लगता जब आप निरर्थक करते हैं जो। तो उसका मैंने कहा, जैसे कि स्क्रिप्ट बनाता हूँ तो मैं भी जब अर्थ बनाते हैं, जब आप अर्थ के साथ किसी को करेंगे तो डेफिनेटली वो चीज़ दर्शक तक पहुँचती है और उसको अच्छी लगती है। तो वो मैंने रहा, और उसमें कई बड़े बड़े डांसर्स के साथ काम जब करा तो उनसे एक अलग अनुभव है, क्योंकि नाटक होता है वो एक अलग दृश्य को लेके है, ये तो बहुत थोड़े से समय के लिए होता है, तो उनका एक अप्रोच अलग होता है। और डांस की लाइट करना बिल्कुल अलग अप्रोच होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो लाइंस पे मेरे को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आया है कि जो बॉडी लाइन बनाती हैं वो लोग अपने अपने शरीरों से भंगिमाएँ और उनके पोजेस बनाती हैं, उन पोजेस को आप कितने सुंदर तरीके से आप प्रोजेक्ट कर सकते हैं जिससे वो लास्ट दर्शकों तक कन्वे हो सके, तो मुझे लगता है वही आपका सक्सेस होता है। अनूप जी, यूँ तो आपने लगातार बहुत सारे नाटकों के लिए प्रकाश व्यवस्था की है, नृत्य समारोह में आपने अपना काम दिखाया है, तो जाहिर है कि आपको लगातार अप्रिसिएशन भी मिलता रहा होगा। कोई ख़ास वाक़या आप न बताइए जब आपकी लाइट्स को बहुत सारे लोगों ने दिल से सराहा हो और अनूप जी का तालियों से और करताल ध्वनि से खूब स्वागत हुआ हो। ऐसे मौके आए हैं, लेकिन एक खास तौर से जिक्र करूंगा जो मेरा पहला नाटक था, जो मेरे एज ए निर्देशक मेरा नाटक था, अर्थदोष। एक नाटक किया मैंने अल्बर्ट कामू का। तो एक्चुअली उसमें मैंने जो अपने लाइट का काम किया है, तो वो चूँकि मेरा खुद का प्ले था वो, तो उसका सेट भी कहूँगा हरचंदन सिंह भट्टी जो मेरे कलीग थे भारत भवन में और बहुत बड़े, वो भी कालिदास सम्मान से सम्मानित हैं, और उन्होंने उसका सेट डिज़ाइन किया था। तो उन्होंने सेट में एक भी चीज़ ऐसी नहीं थी जो उस नाटक से रिलेटेड ना हो। तो वही मैंने भी किया कि मेरा भी जो नाटक था उसमें, तो उसमें एक सीन था जहाँ एक माँ अपने बेटे को मार देती है अनजाने में, और उसके बाद जब उसको पता पड़ता है तो वो बयान करती है कि मैंने कैसे मारा। तो उसमें जो मैंने कुछ चीज़ें इस्तेमाल की थी कि एक सीन था कि जिसमें वो अपनी बॉडी को, जो उसकी बेटे की लाश है, वो दोनों माँ बेटी मिलके एक पानी में फेंकती हैं। तो वो सीन में मैंने जो शुरुआत में वो जो बता रही है, तो एक मैंने नीचे से एक सोर्स रखा था जिससे कि एक भयानक रूप दिखता है, एक आदमी डरावना लगता है, क्योंकि डरावनी बात बता रही थी। और उसके बाद एक वो पर्टिकुलर टाइम पे जहाँ वो बॉडी फेंकती है, मैंने एक साउंड इस्तेमाल किया था कि एक शरीर के पानी में गिरने का साउंड था, और वो गिरने के साथ ही उसी सेकंड में मैं तीन ऑपरेट करता था चीज़ें, कि एक साथ एक वो आवाज़ आती थी पानी में गिरने की, उसके साथ एक वाटर इफेक्ट होता है लाइट का, जो लहर दिखती है शरीर के ऊपर, तो वो लहर ऑन करता था, और वो जो अभिनेत्री थी वो मुंह ऊपर करती है, तो ऊपर से एक टॉप से मैंने सिर्फ उसके चेहरे पे एक लाल लाइट डाली थी। तो मेरा उसके पीछे मानना था कि जब बॉडी फेंकी तो वो पानी हिला एक, तो उसका रिश्ता, और मेरा ऐसा मानना था कि वो खून उछल के उसके चेहरे पे आया। क्या बात है। तो ये जब मैंने बनाया था, और ये जब मैंने डायरेक्टर मीट में ये बात बोली थी, तो वो लोगों को बहुत ही अप्रिशिएट की थी कि मतलब तब उन्होंने कहा कि तभी से मैंने भी ये तय किया था कि मैं हर समय स्क्रिप्ट बनाऊंगा। तो मैंने कहा ना कि मैं अपनी कहानी बनाता हूँ लाइट की, जो उस नाटक के साथ जेल करनी चाहिए। तो वो एक्सपीरियंस मेरा था, और उसके बाद से फिर मैंने बहुत सी जगह मैंने अलग अलग तरीके से अपने एक्सपेरिमेंट किए हैं, अलग अलग तरीके से लाइटों का इस्तेमाल किया है।
तो उससे बहुत सी जगह अप्रिसिएशन मिला और कई जगह मुश्किल भी हुई, वो ठीक नहीं काम कर पाया। और जब कलाकार होता है तो उसके दिमाग में नए नए इनोवेशंस के आइडियाज़ भी चलते रहते हैं। तो आपके मन में आने वाले समय में क्या विशेष करने का है जो आपने अभी तक किया नहीं है और आप कुछ हटके करना चाहते हैं? मैंने आपको पहले भी बताया ना कि मैं हमेशा चलता रहूँगा। मैंने कोई टारगेट फिक्स नहीं किया कि मुझे ये करना है या यहाँ तक करना है, ऐसा नहीं है। क्योंकि जैसे मेरे गुरु लोग थे, ये करण जी भी जब तक उनके बस की बात थी, यानी इनफैक्ट उनको कैंसर हो गया था उस समय, उनके पास एक यूरिन की थैली भी लगी हुई थी, नाक में भी ऑक्सीजन लगा रहता था, तभी भी वो रिहर्सल लेते थे। यानी कहना चाहिए कि आखिरी तक काम करते रहे और उन्होंने कभी ये परवाह नहीं की उनको ये मिला या वो नहीं मिला, उनको सब कुछ मिला वक्त से, लेकिन वो चलते रहे। और वो ऐसे डायरेक्टर थे, शायद मेरे लिए तो बड़े आइडियल हैं वो, क्योंकि वो थे साउथ के, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में शायद मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई भी थिएटर की जगह होगी जहां आप अगर जाएं और वहां आपको 2, 4, 5, 10 आपको करण जी के शिष्य ना मिल जाएं। इतना घूम के काम किया और उसका अपना कोई ग्रुप नहीं था। वो हमेशा पूरे हिंदुस्तान में काम करता रहा, पूरी दुनिया में काम करते रहे। और इसीलिए मेरा भी मानना है कि मैं भी उन्हीं के पद-चिन्हों पे चल रहा हूँ कि मैं चलता रहूँगा, मेरे कोई अंत नहीं है। जहाँ तक मेरे से बनेगा, जब तक मुझसे बनेगा, मैं लगातार काम करूँगा और आगे चलता रहूँगा। कोई टारगेट नहीं है कि मुझे ये चाहिए, ये मेरी यात्रा नहीं। सब तो मुझे सब कुछ चाहिए, हमेशा चाहिए। भोपाल का रंगमंच लगातार विकसित हो रहा है, नई नई प्रतिभाएं उसमें अपना कमाल दिखा रही हैं, कलाकारी दिखा रही हैं। आपको क्या लगता है कि और कौन कौन सी संभावना भी हैं जिस पर काम होना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिभाओं को मौका मिले अंतर्राष्ट्रीय सतह तक पहुँचने का, दूर दूर तक मंच को सुशोभित करने का? मेरा मानना है हमेशा गहराई। हम लोग हमेशा बात करते हैं, नेचर में भी बात करते हैं कि गहराई का अपना एक स्थायित्व होता है। यानी आप जब एक नाला बहता होता है तो उसमें हमें पानी में वो गहराई नहीं दिखती, जब आप समुद्र में देखते हैं तो उसका जो ठहरापन या उसका जो मजबूती दिखती है हमें। तो मुझे लगता है वो अभी जो नई जनरेशन है, चूँकि टेक्नोलॉजी पे बहुत फास्ट हो गई है, बट उन्होंने अपने व्यक्तिगत जीवन पे भी और भावनात्मक रूप में भी बहुत अपने आप को तेज़ कर लिया है, जो मुझे लगता है कि थोड़ा सा वो, मुझे ऐसा लगता है कि वो ठीक नहीं है। क्योंकि जब तक आप थोड़ा सा गहराई में जाके नहीं काम करेंगे तब तक वो काम बड़ा उथला रहेगा, सतही रहेगा। और जो सतही चीज़ होती है वो ज़्यादा देर तक नहीं टिकती। हम कहते हैं ना कि मकान की नींव अगर आप ताकत से बनाओगे तो वो मकान कई वर्षों तक चलेगा। वही मुझे लगता है कि कला में भी है कि अगर आप कला की नींव पक्की नहीं बनाएंगे तो वो जो बिल्डिंग है वो बड़ी अधकचरी सी बनेगी या बड़ी कमज़ोर बनेगी। तो ख़ासतौर से आज का युवा है वो बहुत तेज़ चल रहा है। तेज़ चलना चाहिए, मैं नहीं बोलता कि वो तेज़ चलना बुरा है, लेकिन स्थायित्व बनाना पड़ेगा। जितनी भी स्पीड से चलो, लेकिन आप हर चीज़ कवर करके ही चलो। अगर आप थोड़ा थोड़ा टच करके निकल जाएंगे तो आगे जाके वो चीज़ पक्की नहीं बनेगी, वो कच्ची ही रहेगी। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जब अगर आपको जाना है या कहीं भी नेशनल लेवल पे भी जाना होगा तो आपकी नींव हमेशा मजबूत होनी चाहिए। कहते हैं ना कि फंडामेंटल कोर्स अगर आपने नहीं किया है तो मुझे नहीं लगता कि फिर आगे आप कुछ भी चीज़ों क्रिएटिवली कर सकते हैं। क्योंकि जब आपके पास इनपुट ही नहीं होगा तो आउटपुट कहाँ से निकलेगा। मैं एक सवाल और आपसे करना चाहता हूं कि अब लगातार भोपाल में फिल्मों की शूटिंग हो रही है, लगातार बॉलीवुड के लिए बहुत सारी वेब सीरीज़ तैयार हो रही हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है कि अब आप यहाँ पर किस प्रकार से फिल्म सिटी का एक माहौल देख रहे हैं और आप खुद क्या करना चाहते हैं फिल्मों के लिए? जैसे कि आप लाइट्स तो आप ड्रामा और डांस के लिए कर ही रहे हैं। देखिए, मेरी तो ज़िद ही थी जब मेरी रेपर्टरी बंद हुई थी और मेरे पास एक सर्वाइविंग का एक सवाल आया था कि मैं कैसे सर्वाइव करूंगा। और उस समय यहाँ पे कोई नाटक में तो कुछ पैसे की जैसी कोई गुंजाइश नहीं थी, मेरे पास कोई ग्रांट भी नहीं थी और उस समय ले भी नहीं सकता था। तब मैंने ये सोचा था, मेरे को सबने कहा बॉम्बे चले जाओ, जो कि बॉम्बे ही एक कमर्शियल सिटी है। लेकिन मेरी ज़िद थी कि क्योंकि मैं अपने शहर से बहुत प्यार करता हूँ, मैं ये शहर छोड़ना नहीं चाहता था। तो मैंने ये भी कहा अपने दोस्तों से कि मैं बॉम्बे को यहाँ लाऊंगा। जब लोगों ने मेरा मजाक भी उड़ाया कि तुम थोड़े से हिल गए हो क्योंकि तुम्हारी नौकरी चली गई है, लेकिन मैंने उसको ज़िद माना। और फिर मैंने अपने दोस्तों से संपर्क किया और मैंने कहा यार मेरा शहर है, बहुत सुंदर है, यहाँ आके तुम लोग शूटिंग करो। बोले यार कैसे होगा, यहाँ तो कभी होता नहीं। मैंने कहा नहीं हुआ तो करूँगा, मैं करूँगा, आपको क्या चाहिए मुझे बताया। तो उन्होंने कहा हमें परमिशन चाहिए होती। मैंने कहा वो मैं ला के दूंगा। क्योंकि मैं नाटकों में काम करता था, मेरी थोड़ी सी पहचान थी, मुझे लोग पहचानते थे। तो मैं आगे के स्तर पे एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे गया और उन लोगों से मैंने कहा कि मैं ऐसा करना चाहता हूँ। उन लोगों ने बहुत कोऑपरेट किया। उसकी वजह से मैंने धीरे धीरे करके यहाँ पे फिल्मों की शूटिंग करवाना शुरू करी। उससे मुझे पैसा मिलता था और चूंकि वो 40-45 दिन का काम होता था तो एक मुश्त मुझे अच्छी राशि मिल जाती थी, जिससे मेरा सर्वाइवर भी चला और मेरा थिएटर भी चला। और शायद मैं इकलौता ऐसा आदमी हूँ पूरे हिंदुस्तान में कि जिसकी थिएटर की ग्रांट फिल्मों से आती है, कि मैं फिल्मों में काम करके जो पैसा कमाता हूँ वो थिएटर में और मेरे अपने जीविका के लिए खर्च करता हूँ। तो वो किया और मुझे ऐसा लगता है कि वो ये काम मैंने शुरू किया था लगभग 2000 के आसपास से। आज 23 साल हो गए। आज की तारीख में मेरे ख्याल से ऐसा एक दिन नहीं होता
जब इस मध्य प्रदेश में या भोपाल में या आसपास के शहरों में कहीं ना कहीं कोई शूटिंग ना हो रही होगी। तो एक तरीके से फिल्म सिटी तो बन गई। फिल्म सिटी उसको नहीं कहा जाएगा कि आप एक बड़ा स्टूडियो बनाया जाए, क्योंकि रोज़ यहाँ शूटिंग हो रही है और यहाँ के काफ़ी लोग, मतलब मुझे लगता है कि पूरे अगर हम मध्य प्रदेश को लेंगे तो कम से कम 5 से 6 हज़ार लोग ऐसे हैं जो अभी सिर्फ फिल्मों का ही काम कर रहे हैं और उसी पे उनकी जीविका चल रही है। और बाकी वैसे फिर आर्टिस्टों की बात करेंगे, जूनियर आर्टिस्टों की बात करेंगे और वर्कर्स की बात करेंगे तो फिर वो संख्या तो लाखों में पहुंच जाती है कि उन लोगों की जीविका सिर्फ और सिर्फ शूटिंग से चलती है। तो मुझे लगता है कि ये तो एक हो ही गया है, यहाँ पे एक सेकंड डेस्टिनेशन तो हो गया। बॉम्बे के बाद अगर आप कोई नाम लेता है शूटिंग का तो वो मध्य प्रदेश और भोपाल का लेता है। रोज शूटिंग होती है और बहुत सारे लोग कर रहे हैं। अब आपकी कुछ फिल्में हैं जिसमें आपने मौका मिला आपको लाइट डायरेक्शन करने का? नहीं, लाइट तो नहीं करी मैंने, लेकिन हाँ, क्योंकि वो उसकी लाइटिंग का सिस्टम अलग होता है, वो कैमरे के पॉइंट ऑफ व्यू से होती है, तो वो लाइटिंग तो अलग है। हाँ, लेकिन मैंने बहुत सारे फिल्मों में एज ए लाइन प्रोड्यूसर काम किया है, उनकी क्रिएटिव प्लानिंग में मैं साथ रहा हूँ, कुछ फिल्मों में रोल भी किए हैं मैंने। लेकिन उसमें किस्मत अच्छी रही मुझे कि मुझे बड़े अच्छे अच्छे फिल्म मेकर मिले जो हिंदुस्तान के टॉप मोस्ट है। कि मैंने फिल्म की हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी सुधीर मिश्रा के साथ, मकबूल की थी विशाल भारद्वाज के साथ, युवा की थी मणिरत्नम जी के साथ, उत्तम विलेन करके मैंने कमल हसन साहब के साथ करी। अभी लेटेस्ट में मैंने ओ माई गॉड 2 जो फिल्म है वो मैंने करी है अमित जी के साथ में। और फिर सुई धागा जो यशराज की फिल्म है वो करी है मैंने। तो राजनीति की थी प्रकाश जी के साथ में, आरक्षण की थी प्रकाश जी के साथ में। तो ऐसी काफ़ी जो हिंदुस्तान के जो कहते हैं ना कि बढ़िया फिल्म मेकर हैं, अच्छे फिल्म मेकर्स हैं, मेरी किस्मत अच्छी रही कि मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला और एक अच्छा मैं अपना प्रोफाइल बना पाया। और उसी का नतीजा है कि आज भी मैं लगातार काम कर रहा हूँ, फिल्मों के लिए भी काम करता हूँ और आपके जो म्यूज़िक और डांस फेस्टिवल होते हैं उसके लिए भी काम करता हूँ, थिएटर के लिए भी करता हूँ, ट्रैवल्स के लिए भी करता हूँ। और इस तरह से मैंने अपने आप को कभी भी कहीं बांधा नहीं है। मैं कई एग्जीबिशंस की भी लाइटिंग करता हूँ, उनका डिस्प्ले भी डिज़ाइन करता हूँ। उसमें से एक इवेंट है, अगर आपने पता नहीं आपको मालूम है या नहीं, लेकिन गौहर महल में हर साल एक पॉटर्स मार्केट होता है, उसको मैंने ही डिज़ाइन किया, उसका डिस्प्ले भी डिज़ाइन मेरा है, उसकी लाइटिंग भी मैं डिज़ाइन करता हूँ। तो मेरा ये मानना है कि आप कैसे भी करके कहीं ना कहीं कोई रचनात्मक काम से जुड़े रहें, अपने आप को बांधे नहीं कि मैं तो सिर्फ यही करता हूँ। जहाँ आप बांध लेते हैं तो कहीं ना कहीं आप, मेरे को लगता है कि वो संकुचित हो जाते हैं। और मैं चाहता हूँ कि मैं हमेशा बहुत बहुत खुला रहूँ, तो कुछ भी तो सीखो। एक मोची की रापी जब वो चलाता है, पुराने वक्त की बात बता रहा हूँ मैं, जब रापी वो एक ऐसा चौड़ा सा रहता था, एक इंस्ट्रूमेंट जिससे वो काटता था, वो देखने में लगता था कि यार कितना आसान है। लेकिन एक रोल मैंने किया था जब मोची का और उसमें मुझे वो चलानी पड़ी, तो जब मैंने उसको काटा तो वो सीधा नहीं कटता, वो जैसे ही आप जोर लगाते हैं वो गोल घूम जाता है। तब मुझे समझ में आया कि यार वो भी तो आर्ट है उस मोची के पास में। मतलब हर एक कला है जिसको सीखना बहुत ज़रूरी है, तभी आप उसमें गहराई में जा सकते हैं। तो इससे पहले कि हम बातचीत को समाप्त करें, अनूप जी, आप हमारे सुनने वालों से क्या अनुरोध करना चाहते हैं, ख़ासतौर से जो कला से जुड़े हुए लोग हैं उनसे क्या कहना चाहते हैं? बस मैं यही कहूँगा कि ईमानदारी से चलते रहें, हमेशा अपने आप को ज़ीरो पे रखें, सीखने की इच्छा हमेशा रखें। सीख लिया तो समझ लीजिए आपका काम बंद हो गया, आपका सारा रचनात्मक काम उस दिन बंद हो जाता है जब अगर आदमी ये मान लेता है कि मैंने तो सब सीख लिया। तो मुझे लगता है हमेशा आप बच्चे बने रहें, ज़ीरो पे रहें, हमेशा नादान बने रहें कि मुझे कुछ नहीं आता। तो बार बार आप अपने आप को नंबर देंगे, उससे आप हमेशा सजग रहेंगे। कभी आपको हो सकता है अपने आप से 60 नंबर मिले, कभी हो सकता है अपने आप से आपको 80 नंबर मिले, कभी हो सकता है आपको 30 नंबर मिले। जब 30 नंबर मिलेंगे गुस्सा आएगा, आप रचनात्मक काम करेंगे, उस पर बहुत ध्यान लगाएंगे, फिर अगली बार 80 पे स्कोर करेंगे, 100 पे स्कोर करेंगे। तो अगर ये आपने ये प्रक्रिया अगर रखी है तो सफलता निश्चित मिलेगी, निश्चित मिलेगी, निश्चित मिलेगी। बहुत अच्छा लगा, आपकी बातें वाकई प्रेरणा दे रही हैं मुझे भी, और हमारे जो सुनने वाले हैं उनको भी ज़रूर प्रेरणा मिलेगी कि लगातार चलते रहना ही जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। अनूप जी, एक बार फिर से आपको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार के लिए चुने जाने पर हम हार्दिक बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपका कला का क्षेत्र ऐसे ही विस्तार लेता रहेगा और आप लगातार और भी उपलब्धियों से नवाजे जाते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर दिस कन्वर्सेशन। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका साथ हमेशा बने रहे, ऐसी अपेक्षा करता हूँ।